सुबह जब विराट की आंख खुली तो उसने आदतन बिस्तर के दूसरी तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने धीरे से कनिका कहकर आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। उसका मन अजीब सी घबराहट से भर गया। उसने बिस्तर से उठकर कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। घर में अजीब सी शांति थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। वो जल्दी से बेड से उतरा और कनिका, कनिका तुम कहाँ हो, चिल्लाते हुए पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। वो लिविंग रूम में गया, किचन में देखा, बालकनी तक गया, लेकिन कनिका कहीं नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बेडरूम की अलमारी खोली, कपड़े वैसे ही रखे थे। ड्रेसिंग टेबल पर उसकी चीजें भी वैसी ही रखी थीं। घर में कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था, फिर भी कनिका गायब थी। विराट ने जल्दी से अपना फोन उठाया और कनिका को कॉल करने लगा। प्लीज फोन उठाओ कनिका, लेकिन फोन सीधा वॉइसमेल पर चला गया। अब वो सच में घबराने लगा था। उसने बाहर जाकर देखा, गेट बंद था, कार भी अपनी जगह पर थी। इसका मतलब कनिका पैदल भी बाहर नहीं गई थी। उसके मन में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। आखिर वो कहाँ जा सकती है? उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो परेशान होकर वापस अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। विराट का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से लिफाफा उठाया और कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी थी। ग्रेटर देन विराट, मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं। अपना ख्याल रखना। विराट, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा कि क्या मैं तुम्हारे काबिल हूँ। मैं बहुत गलत लड़की हूँ विराट। मैंने अपनी बहन के साथ गलत किया, उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बेच दिया। जिसकी सजा मुझे मिली, मेरे ही बॉयफ्रेंड ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ विराट। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, फिर भी तुमने कभी मुझे ताना नहीं मारा। तुमने मुझे कभी मेरे अतीत के लिए नीचा नहीं दिखाया। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। तुम मुझसे कहीं बेहतर लड़की डिजर्व करते हो। मैं जा रही हूँ विराट, अपने साथ तुम्हारे प्यार की कुछ यादें, कुछ लम्हे लेकर, जिनके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी। बाय विराट, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। विराट की आंखें उस एक लाइन पर टिक गईं, मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि कनिका उसे इस तरह बिना कुछ बताए छोड़कर जा चुकी थी। उसका हाथ कांप रहा था। वो उस चिट्ठी को बार बार पढ़ रहा था, लेकिन उसके दिमाग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। कनिका, ये क्या कर दिया तुमने? उसकी आवाज धीमी पड़ गई, जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। उसकी आंखों के सामने बीते हुए लम्हे तैरने लगे। वो पहली मुलाकात, वो लड़ाइयाँ, वो हंसी मजाक, वो रातें जब कनिका डर कर उसके सीने से लग जाती थी, और वो सुबहें जब वो उसकी बाहों में जागती थी। तुमने ये सब अकेले कैसे झेला कनिका? क्यों नहीं बताया मुझे? विराट ने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और कनिका को कॉल लगाने लगा, लेकिन हर बार वही ठंडी आवाज, यह नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी, लेकिन विराट को कोई परवाह नहीं थी। वो कार में बैठा और बिना सोचे समझे सड़क पर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि कनिका कहाँ गई होगी, लेकिन वो बस उसे ढूंढना चाहता था। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा कनिका, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी दोषी माना ही नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी सजा खुद नहीं काटने दूंगा। उसकी आंखों में एक अलग ही जिद थी। वो कनिका को ढूंढकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विराट की गाड़ी बारिश में दौड़ रही थी, लेकिन उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। उसने रेलवे स्टेशन देखा, एयरपोर्ट गया, पुराने मंदिर तक भागा, लेकिन कहीं भी कनिका नहीं थी। उसने हर उस जगह पर तलाश की जहां कनिका जा सकती थी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ मायूसी मिली। उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो रही थी, और उम्मीद भी। बारिश की बूंदें उसकी कार के शीशों पर गिर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा भारी उसकी आंखों में ठहरी नमी थी। तुमने सच में छोड़ दिया मुझे कनिका? उसका दिमाग यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ घंटे पहले तक वो उसके साथ थी, लेकिन अब जैसे हवा में घुल गई थी। तुमने मेरे साथ जो भी किया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस तरह बिना बताए चले जाना, क्या मैं इतना भी नहीं डिजर्व करता था कि कम से कम एक बार मुझे देख लेती? उसने कार सड़क के किनारे रोकी और अपना सिर स्टीयरिंग पर टिका लिया। उसके अंदर का सारा गुस्सा, सारी बेचैनी अब दर्द में बदल चुकी थी। वो जानता था कि कनिका ने खुद को उसके लायक नहीं समझा,
लेकिन विराट को कभी उसकी गलतियों से फर्क नहीं पड़ा था। उसने सिर्फ उसकी सच्चाई को देखा था। तुम अपनी सजा खुद काट रही हो कनिका, लेकिन तुम भूल गई कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा वहीं खड़ा रहूंगा, चाहे तुम मुझे देखो या नहीं। बारिश अब हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन विराट की आंखों से आंसू अब भी गिर रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर किस्मत में फिर से मिलना लिखा होगा तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा कनिका, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। ईशाना दिव्यांश को बिना बताए फिल्म स्टूडियो के सेट पर चली गई। उसे लगा कि दिव्यांश को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने काम पर फोकस करना चाहती थी। उधर दिव्यांश ऑफिस में बैठा विराट को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि विराट ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया। दिव्यांश चौंक गया। विराट सालों से उसके साथ काम कर रहा था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उसने दिव्यांश का फोन अनदेखा किया हो। हर बार कॉल जाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो दिव्यांश की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने एक बार फिर फोन मिलाया, लेकिन इस बार भी वही नतीजा, कोई जवाब नहीं। आखिर विराट फोन क्यों नहीं उठा रहा? दिव्यांश ने खुद से सवाल किया। दिव्यांश को विराट की यह हरकत असामान्य लगी। उसके दिमाग में कई सवाल उमड़ने लगे। कहीं विराट किसी मुश्किल में तो नहीं, या फिर वो जानबूझकर फोन इग्नोर कर रहा है? दिव्यांश को अब और इंतजार करना सही नहीं लगा। उसने कुर्सी से उठते ही कार की चाबी उठाई और सीधे स्टूडियो के सेट के लिए निकल गया। कार में बैठते ही उसने बलविंदर को फोन लगाया। हेलो सर, बलविंदर ने फोन उठाते ही कहा। कैसे हो बलविंदर? दिव्यांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस बढ़िया सर, आप बताइए। एक छोटा सा काम है तुम्हारे लिए। चूंकि मैं इस फिल्म में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो अब थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, है ना? दिव्यांश की आवाज में हल्की शरारत थी। बलविंदर हंसा। बिल्कुल सर, बताइए क्या करना है। दिव्यांश ने कुछ देर तक उससे बातचीत की, फिर फोन रख दिया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो हल्के से मुस्कुराया और खुद से बोला, अब आएगा मजा। वो जानता था कि अब स्टूडियो में कुछ दिलचस्प होने वाला है, लेकिन ये खेल असल में क्या था, ये सिर्फ दिव्यांश ही जानता था। सेट पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। सभी लोग फिल्म के हीरो चैतन्य का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो सीन शूट होना था उसमें हीरो और फिल्म की विलेन दोनों को होना जरूरी था। ईशाना तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन चैतन्य अब तक सेट पर नहीं पहुंचा था। डायरेक्टर, कैमरामैन और बाकी क्रू मेंबर्स बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। कोई फोन मिला रहा था, कोई असिस्टेंट से अपडेट ले रहा था, लेकिन ईशाना अकेली थी जो बिल्कुल शांत बैठी थी, या यूं कहें कि वो इंतजार ही नहीं कर रही थी। उसे यकीन था कि चैतन्य अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहा। कल रात जो हुआ, उसके बाद चैतन्य इस फिल्म को कर ही नहीं सकता। ईशाना की आंखों में हल्की घबराहट थी, लेकिन वो इसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि जब बाकी लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो सेट पर हंगामा मच सकता है। लेकिन सवाल ये था, क्या चैतन्य खुद आकर सबको बताएगा, या ये राज यूं ही बना रहेगा? सेट पर सब लोग अभी भी चैतन्य का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी डायरेक्टर के फोन पर बलविंदर की कॉल आई। डायरेक्टर ने फोन उठाया और हाँ बलविंदर सर कहते हुए बात करते करते बाहर निकल गए। सेट पर हलचल बढ़ गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ईशाना भी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद डायरेक्टर वापस आए और इस बार उनके साथ कोई और भी था, दिव्यांश कपूर। सेट पर अचानक सन्नाटा छा गया। दिव्यांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में थे और वह बिल्कुल शांत मगर तीखी नजरों से सबको देख रहा था। डायरेक्टर ने सबकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चैतन्य को रिप्लेस कर दिया गया है। अब उनकी जगह इस फिल्म के हीरो होंगे मिस्टर दिव्यांश कपूर। सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी। ईशाना की आंखें भी चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो पहले से ही जानती थी कि चैतन्य अब इस फिल्म में नहीं रहेगा, मगर उसकी जगह दिव्यांश हीरो बनेगा, ये उसने भी नहीं सोचा था। हर कोई हैरान था, लेकिन ईशाना को छोड़कर बाकी सभी जानते थे कि दिव्यांश कपूर सिर्फ एक इन्वेस्टर ही नहीं, बल्कि पुणे के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक रह चुके हैं। कुछ सालों तक उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी थीं। जब तक वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, उनका जलवा कायम था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। उनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाती थीं। मगर फिर अचानक ही उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने फिल्में करना क्यों छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने खुद फैसला लिया, तो कुछ अफवाहें ये भी थी कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्होंने इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और अब वही दिव्यांश कपूर एक बार फिर स्क्रीन पर लौट रहे थे।
सेट पर मौजूद लोग एक दूसरे को देखते हुए फुसफुसाने लगे। कुछ लोग एक्साइटेड थे तो कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन ईशाना, वो अब भी चुपचाप खड़ी थी। उसके दिमाग में अलग ही सवाल घूम रहे थे। दिव्यांश इस फिल्म में क्यों आ रहा है? क्या ये सिर्फ एक कमबैक है या फिर इसमें कोई और राज छुपा है? फिल्म की शूटिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई थी, इसलिए दिव्यांश और समर्थ कुछ बातें कर रहे थे जबकि ईशाना अपने अगले सीन की तैयारी कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ईशाना के मन में एक अजीब सा डर था। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जिसे वह बुलाना चाहती थी। अचानक समर्थ का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव की और कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। दिव्यांश, हमें बात करनी होगी। दिव्यांश ने समर्थ की ओर देखा। क्या हुआ? समर्थ ने धीमी आवाज में कहा, सम्राट लौट आया है। ये सुनते ही दिव्यांश की आंखों में एक ठंडापन आ गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, क्या तन्मय भी उसके साथ है? समर्थ ने सिर हिलाया। हाँ, और उन्होंने तुम्हें चुनौती भी दी है। वे चाहते हैं कि ईशाना उनके पास वापस जाए। दिव्यांश का गुस्सा अब और भी बढ़ गया था। ईशाना कोई चीज नहीं है जिसे वे जब चाहे ले जाएं। इस बार मैं उन्हें खुद जवाब दूंगा। दूसरी तरफ सम्राट और तन्मय किसी गुप्त जगह पर बैठे थे। तन्मय ने सम्राट से कहा, तूने देखा ईशाना अब कितनी बड़ी स्टार बन रही है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उसे बेचना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सम्राट ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। वो मेरी थी और मेरी ही रहेगी। इस बार दिव्यांश उसे नहीं बचा पाएगा। कुछ देर बाद शूटिंग दोबारा शुरू हुई। इस सीन में दिव्यांश क्लब में मल्लिका के साथ आता है जबकि ईशाना पहले से ही वहां मौजूद होती है। कैमरा ऑन होते ही क्लब का माहौल गर्म हो गया। लाइट्स चमक रही थी, म्यूजिक तेज था और चारों तरफ लोग नाच रहे थे। बीच में खड़ी थी ईशाना, एक अड़ियल अमीरजादी लड़की जिसे जो पसंद आता था वो किसी भी कीमत पर हासिल कर लेती थी। ईशाना ने धीरे धीरे अपनी ड्रिंक घुमाई और आंखें क्लब में दौड़ाईं। तभी उसकी नजरें दिव्यांश पर जाकर ठहर गईं। वो मल्लिका के साथ एक कोने में बैठा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ने ईशाना का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। उसने अपने दोस्तों से कहा, इंटरेस्टिंग, ये लड़का मुझे चाहिए। बिना समय गंवाए ईशाना तेजी से दिव्यांश के पास गई और उसकी टेबल के पास रुक गई। मल्लिका ने नाराज होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन ईशाना को इसकी परवाह नहीं थी। उसने दिव्यांश की तरफ झुककर कहा, तुम्हें डांस करना पसंद है? दिव्यांश ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और सीधे जवाब दिया, नहीं, मुझे भीड़ से दूर रहना पसंद है। ईशाना हंसी और नजदीक आकर फुसफुसाई, अच्छा, लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो लेकर रहती हूँ। इतना कहकर उसने दिव्यांश का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे डांस फ्लोर की तरफ खींचने लगी। दिव्यांश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कैमरा रोल कर रहा था और उसे अपने किरदार में रहना था। बीट्स तेज हो चुकी थी। क्लब का माहौल गर्म था। दिव्यांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा दिल कोई सामान नहीं है जिसे तुम जैसी लड़की जीत लेगी। मेरा दिल पहले ही किसी का हो चुका है। ईशाना ने भौहें चढ़ाई और हल्के से मुस्कुराई, कौन है वो? दिव्यांश ने मल्लिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो लड़की जो वहां बैठी है। ईशाना ने उधर देखा, फिर दिव्यांश की आंखों में झांकते हुए धीरे से उसके चेहरे पर हाथ रखा और बोल उठी, पर मेरा दिल तो तुम पर आ गया है, तुमको तो मेरा ही होना होगा। इतना कहकर उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया और खुद को दिव्यांश की ओर करीब कर लिया। कैमरा दोनों के एक्सप्रेशंस कैद कर रहा था, दिव्यांश की नाराजगी और ईशाना की धुन। कट। डायरेक्टर की आवाज गूंजते ही शूटिंग खत्म हो गई। लेकिन ईशाना ने राहत की सांस ली, फिर भी उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने दिव्यांश की तरफ देखा। क्या वो सच में इस सीन में इतना खो गई थी कि उसने अपना असली एहसास दिखा दिया? दूसरा सीन शुरू होता है। स्विमिंग पूल के चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैली थी। पानी की सतह पर चांदनी झिलमिला रही थी। दिव्यांश स्विमिंग पूल में था। पानी उसके चौड़े कंधों से नीचे लहरों की तरह बह रहा था। तभी वहां ईशाना आती है, एक सेक्सी रेड साड़ी में। हवा से खेलती उसकी खुली जुल्फें उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने बालों की एक लट को उंगली पर लपेटा और दिव्यांश की भीगी बॉडी को निहारने लगी। अच्छा, तो तुम असल में ऐसे दिखते हो, वो हल्की मुस्कान के साथ बोली। दिव्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से भौहें उचकाकर उसे देखा और फिर पानी में डुबकी लगा दी। बचोगे नहीं, ईशाना शरारती लहजे में बुदबुदाई और धीरे से पूल में उतरने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिरने लगी। उफ, वो घबराकर चीखी। दिव्यांश ने झटके से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया।
उसकी मजबूत बाहें ईशाना की पतली कमर के चारों ओर कस गई। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। पानी की बूंदें उनके चेहरों से टकरा रही थीं। ईशाना की सांसें हल्की सी तेज हो गई। उसने अपनी भीगी पलकों को झपकाया और उसकी आंखों में देखा। अगर संभल नहीं सकती तो पानी में आने की हिम्मत क्यों की? दिव्यांश की आवाज हल्की मगर गहरी थी। संभलने के लिए ही तो तुम्हारे पास आई हूँ, ईशाना ने शरारती अंदाज में कहा। दिव्यांश के होंठ हल्के से ऊपर उठे, जैसे वो उसकी इस अदा से इम्प्रेस हो गया हो। ईशाना की आंखें उसके चेहरे पर ठहर गईं, खासकर उसके होठों पर। दिव्यांश ने धीरे से उसे और करीब खींचा। अब उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था। क्या कर रहे हो? ईशाना ने हल्की सांस लेते हुए फुसफुसाया। खुद को तुम्हारी बाहों में डूबने से रोक रहा हूँ। दिव्यांश की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। फिर वो धीरे धीरे झुकने लगा। ईशाना की धड़कनें तेज हो गई, उनके होंठ करीब आने लगे। सीन फेड आउट होता है। क्लैप अबाउट वन। पानी के ठंडे छींटे उनके गर्म सांसों को छू रहे थे। ईशाना की आंखें हल्की सी मुंद गईं और दिव्यांश की उंगलियां उसकी भीगी कमर पर कस गईं। उनके चेहरे बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थे। लगता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, दिव्यांश ने धीमे से फुसफुसाया। ईशाना हल्का सा मुस्कुराई, उसकी सांसें अब भी तेज थीं। डर? मुझसे ज्यादा तो तुम डर रहे हो, तुम्हारी धड़कनें भी तेज हो रही हैं। दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी उंगलियां ईशाना की गीली पीठ पर ऊपर खिसकने लगी। उसने धीरे से उसकी ठुड्डी को छुआ और ऊपर उठाया ताकि उसकी आंखें उसके साथ टकरा सके। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे करीब होने का असर क्या होता है। दिव्यांश की आवाज में एक गहरी कशिश थी। ईशाना की आंखें उसकी आंखों में डूबने लगीं। पूल के पानी में हल्की हलचल हुई और वो दोनों और करीब आ गए। और क्या असर होता है? ईशाना ने हल्के से पूछा, जैसे उसे जवाब पहले से ही पता हो। दिव्यांश बिना कुछ कहे धीरे धीरे और झुकने लगा। ईशाना के होठों पर उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। बस तभी कट, डायरेक्टर की तेज आवाज गूंज उठी। एक झटके में दोनों की तंद्रा टूटी। ईशाना ने हल्के से सिर झटका और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दिव्यांश की पकड़ अब भी कमर पर थी। बहुत बढ़िया शॉट, एकदम परफेक्ट इंटेंसिटी थी, डायरेक्टर खुश होकर बोला। पूरी यूनिट तालियां बजाने लगी, लेकिन ईशाना और दिव्यांश अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तो सीन खत्म, ईशाना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दिव्यांश ने उसकी कमर से हाथ हटाते हुए धीमे से कहा, शायद फिल्म के लिए हाँ, लेकिन हमारे लिए? ईशाना कुछ बोल नहीं पाई। वो बस एक हल्की मुस्कान देकर पूल से बाहर निकलने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर दिव्यांश को देखा। डायरेक्टर कुर्सी से उठे और ताली बजाते हुए बोले, आज हमने 2 सीन पूरे कर लिए और ये सब मिस्टर कपूर और ईशाना की वजह से हुआ। दोनों ने एक ही टेक में सीन पूरा किया। कमाल की परफॉर्मेंस। पूरी टीम ने तालियां बजाईं, लेकिन उनके चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट असिस्टेंट की ओर देखा और बोले, अभी हमारे पास वक्त है, तो क्यों ना एक और सीन पूरा कर ले। इतना सुनते ही वहां खड़े लाइटमैन, कैमरामैन और बाकी टीम के चेहरे उतर गए। सबने एक दूसरे को देखा और हल्के से मुंह बना लिया। डायरेक्टर ये देखकर जोर से हंस पड़े, अरे छोटा सा सीन रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैमरामैन धीमे से बड़बड़ाते हुए, पिछली बार भी यही कहा था, फिर 3 घंटे लग गए थे। डायरेक्टर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए स्क्रिप्ट असिस्टेंट से पूछा, बताओ अगला सीन कौन सा है? स्क्रिप्ट असिस्टेंट स्क्रिप्ट देखते हुए, सर अगला सीन बारिश में रोमांटिक सीन है। डायरेक्टर के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई, जबकि पूरी टीम का मूड अचानक बदल गया। बारिश में शूटिंग, रात के इस ठंडे मौसम में। कई क्रू मेंबर्स ने हंसते हुए अपने हाथ जोड़े। ईशाना मुस्कुराते हुए, छोटा सीन, हाँ। मिस्टर कपूर, दिव्यांश ने हल्के से भौहें उठाईं, सर ये छोटा सीन बड़ा रोमांटिक तो नहीं होगा? डायरेक्टर ने मजे लेते हुए कहा, अरे बस एक प्यारा सा मोमेंट है, ज्यादा नहीं। और इसी के साथ शूटिंग टीम बारिश सेट तैयार करने में जुट गई। रात का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चारों तरफ टिमटिमाती रोशनी, गीली सड़कें और ठंडी हवाएं माहौल को और ज्यादा रोमांटिक बना रही थीं। ईशाना एक पुराने बंगले के सामने खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी बारिश में भीगकर उसके बदन से चिपक गई थी। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा था और वो वहीं खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से एक कार रुकती है। दिव्यांश कार से बाहर आता है। सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में भीगते हुए भी वो बेहद आकर्षक लग रहा था।
उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए याद रखना चाहता हो। तुम अभी तक गई नहीं? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ईशाना, तेज लहजे में, मैं कोई तुम्हारे कहने पर चलने वाली लड़की नहीं हूँ। दिव्यांश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसके करीब आकर रुक गया। बारिश की बूंदें उनके चेहरों से टकरा रही थीं। तो फिर क्यों रुकी हो? उसकी आवाज में एक गहरी मिठास थी। ईशाना कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी दिव्यांश ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से गीले बाल हटाए। उसकी उंगलियां ईशाना की गालों को हल्के से छू गईं, और उसी पल ईशाना ने हल्की सांस छोड़ दी। क्या तुम हमेशा इतनी ही जिद्दी रहती हो? दिव्यांश ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ईशाना, धीमे से, उसकी आंखों में देखते हुए, और क्या तुम हमेशा इतने ही? वो रुकी, उसकी आंखें दिव्यांश के होठों पर टिक गईं। दिव्यांश मुस्कुराते हुए धीरे से फुसफुसाया, इतने ही क्या? ईशाना ने हल्का सा सिर झुका लिया, लेकिन दिव्यांश ने उसकी ठुड्डी को उंगलियों से ऊपर उठाया, फोर्सिंग हर टू लुक इनटू हिज आईज। बारिश तेज होने लगी, हवाएं ठंडी हो गईं। दोनों के बीच का फासला अब सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का रह गया था। अगर अब भी कुछ कहोगी तो तुम्हें किस कर लूंगा, दिव्यांश ने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज किसी तिलिस्म की तरह गूंज रही थी। ईशाना के होंठ हल्के से खुले, जैसे उसने कुछ कहने के लिए सांस ली हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। दिव्यांश ने हल्के से झुककर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और धीरे धीरे उसके होठों के करीब आने लगा। कटट, डायरेक्टर की आवाज ने माहौल तोड़ दिया। ईशाना और दिव्यांश जैसे किसी गहरे ख्वाब से बाहर आए। दोनों ने हल्के से एक दूसरे को देखा और फिर डायरेक्टर की तरफ देखा। डायरेक्टर हंसते हुए बोला, वाह, एक ही टेक में इतना जबरदस्त इंटेंस सीन, कमाल कर दिया तुम दोनों ने। पूरी टीम तालियां बजाने लगी, लेकिन ईशाना और दिव्यांश के बीच एक अलग ही एहसास रह गया था। फ्लैशबैक खत्म। ड्राइवर ने दरवाजा खोलते हुए कहा, सर, आपकी कार तैयार है। दिव्यांश 1 साल पहले की यादों में खोया हुआ था। बारिश में भीगी उस रात की हल्की सी ठंडक अब भी उसके दिल में महसूस हो रही थी। ड्राइवर की आवाज ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया। उसने हल्की सांस ली और अपनी घड़ी पर नजर डाली। 1 साल हो गया, उसने खुद से बुदबुदाया। वो कार की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके कदम थोड़े भारी लग रहे थे, जैसे वो इस रात को फिर से जी लेना चाहता हो, लेकिन हकीकत उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वो कार में बैठा, खिड़की से बाहर देखा और हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लीं। यादें धुंधली हो सकती थी, लेकिन उस बारिश की वो रात कभी नहीं मिट सकती थी। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, सड़कें वीरान पड़ी थी, लेकिन उस खामोशी को चीरती हुई एक लड़की बेतहाशा भाग रही थी। उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, और उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसकी गोद में 1 साल का बच्चा था, जिसे उसने अपने सीने से कसकर चिपका रखा था। बच्चा डरा हुआ था, रो नहीं रहा था, बस कांप रहा था, जैसे उसे भी एहसास हो गया था कि इस रात में कोई खतरा मंडरा रहा है। पीछे से कुछ गुंडों के भारी कदमों की आवाजें तेजी से पास आ रही थीं। रुक जा, वरना अंजाम बुरा होगा। भागकर कहाँ जाएगी? हमें पता है तो आखिर छिपेगी कहाँ? उनकी आवाजों में गुस्सा और घमंड था, लेकिन ईशाना के पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। उसकी आंखों में दर्द, डर और हिम्मत तीनों झलक रहे थे। वो जानती थी कि अगर आज वो पकड़ी गई, तो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि इस मासूम की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। उसने अपने पैरों की रफ्तार और तेज कर दी। ईशाना ने घबराकर पीछे देखा और फिर अपना पूरा जोर लगाकर आगे दौड़ पड़ी। सड़क वीरान थी, अंधेरा घना था, और उसे बस भागना था, किसी भी तरह बचना था। अचानक सामने से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। ईशाना की नज़र उस पर नहीं पड़ी। वो भागते भागते सीधे गाड़ी से टकराने वाली थी। रुक जाओ, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक दबाया। टायरों की तेज चिरचिराहट सड़क पर गूंज उठी। गाड़ी ऐन वक्त पर रुक गई। ईशाना के कदम लड़खड़ाए, वो लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन अपने हाथों में मौजूद मासूम को कसकर थामे हुए उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया। गाड़ी के अंदर बैठे शख्स ने भौहें चढ़ाते हुए तुरंत दरवाजा खोला। गुंडों की आवाजें अब भी दूर से आ रही थीं। अब वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। ईशाना ने कांपते हुए धीरे धीरे सिर उठाया और देखा, गाड़ी से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आ चुका था। ईशाना ने सामने देखा, वो कोई और नहीं बल्कि दिव्यांश था। दिव्यांश की आंखों में हैरानी थी। वो कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि ये वही ईशाना है जिसे उसने 1 साल पहले आखिरी बार देखा था।
ईशाना, वो धीमे से बोलते हुए उसकी ओर बढ़ा। ईशाना ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर, दर्द और उम्मीद तीनों झलक रहे थे। दिव्यांश, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। वो आगे बढ़ी, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन अभी भी उस मासूम को कसकर पकड़े हुए थी। प्लीज, हमें बचा लो। दिव्यांश ने देखा कि उसके हाथों में एक छोटा बच्चा था, महज 1 साल का मासूम। ये बच्चा, उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन ये वक्त सवाल पूछने का नहीं था। पीछे से गुंडों के कदमों की आहट पास आती जा रही थी। दिव्यांश कुछ बोलने ही वाला था कि ईशाना लड़खड़ाई, और अगले ही पल उसने वो बच्चा दिव्यांश की गोद में डाल दिया। ईशाना, दिव्यांश ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन ईशाना बेहोश हो चुकी थी। दिव्यांश ने झट से उसे गिरने से पहले संभाल लिया। अब उसके एक हाथ में बच्चा था और दूसरे हाथ में ईशाना, और पीछे से खतरा तेजी से करीब आ रहा था। दिव्यांश के हाथों में बेहोश ईशाना थी और उसकी गोद में वो मासूम बच्चा। पीछे से गुंडों की तेज आवाजें अब और करीब आ रही थीं। भागकर कहाँ जाओगी? पकड़ो इन्हें। दिव्यांश ने बिना समय गंवाए ड्राइवर की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, गाड़ी स्टार्ट करो, अभी। और इसी वक्त ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी पूरी रफ्तार में सड़क पर दौड़ पड़ी। पीछे से गुंडे तेजी से भागते हुए आए, लेकिन तब तक गाड़ी आगे निकल चुकी थी। रुक जाओ, एक गुंडे ने चिल्लाते हुए गुस्से में गोली चला दी। धायम, गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी मोड़ ली, जिससे वो बाल बाल बच गए। दिव्यांश ने ईशाना की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, माथे पर हल्का खून लगा था, और वो पूरी तरह बेहोश थी। ये कैसे हुआ? दिव्यांश की आंखों में फिक्र थी, लेकिन अभी सवालों का वक्त नहीं था। उसने धीरे से बच्चे को देखा। बच्चा सहमा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा भरोसा था। दिव्यांश ने जल्दी से फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। मैं आ रहा हूँ, सब कुछ तैयार रखो। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। रात का अंधेरा और घना हो गया था, लेकिन इस सफर के अगले मोड़ पर खतरा खत्म होगा या और बढ़ेगा, ये कोई नहीं जानता था। दिव्यांश ईशाना को अपनी गोद में उठाकर तेजी से घर के अंदर लाया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। पीछे पीछे ड्राइवर एक छोटे बच्चे को गोद में संभाले हुए चल रहा था। बच्चा डर और घबराहट के कारण सुबक रहा था। उसकी छोटी छोटी हथेलियां ड्राइवर की कमीज को मजबूती से पकड़े हुए थीं। घर के नौकर घबराए हुए दरवाजा खोलकर खड़े हो गए। दिव्यांश ने बिना रुके ईशाना को सोफे पर लिटाया और तुरंत आदेश दिया, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। बच्चे की हल्की रोने की आवाज दिव्यांश के कानों में पड़ी। दिव्यांश ने बच्चे को गौर से देखा। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे नहीं पता था कि यह बच्चा कौन है, लेकिन एक बात साफ थी, ईशाना और यह बच्चा किसी मुश्किल में थे। उसने धीरे से बच्चे को अपनी बाहों में लिया और हल्के हाथों से थपथपाने लगा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन उसकी नज़र बार बार ईशाना पर जा रही थी, जो अब भी बेहोश थी। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, ईशाना के साथ यह बच्चा कौन है, और ये दोनों ऐसी हालत में कैसे पहुंचे? कुछ ही देर में डॉक्टर घर पहुंच गई। उसने जल्दी से अपना बैग खोला और ईशाना की जांच करने लगी। दिव्यांश बेचैनी से उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने ईशाना की नब्ज टटोली, उसकी आंखों की प्रतिक्रिया जांची और कुछ मिनटों बाद गहरी सांस लेते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ये सदमे और थकावट की वजह से बेहोश हुई हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। दिव्यांश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी नज़र अब भी ईशाना के चेहरे पर थी। उसका मन अजीब तरह से अशांत था। तभी डॉक्टर की नज़र बच्चे पर गई, जो अब भी दिव्यांश की गोद में सहमा हुआ था। उसने नर्म आवाज में पूछा, ये बच्चा कौन है? दिव्यांश ने बच्चे की ओर देखा, फिर ईशाना की ओर। मुझे नहीं पता। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके लहजे में उलझन साफ थी। डॉक्टर ने बच्चे को ध्यान से देखा और उसके सिर पर हल्के हाथ फेरा। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ लग रहा है, लेकिन ये डरा हुआ है। इसे प्यार और सुरक्षा की जरूरत है। बच्चे ने सहमे हुए दिव्यांश की शर्ट को पकड़ लिया, जैसे उसने दिव्यांश को ही अपनी सुरक्षा समझ लिया हो। दिव्यांश को महसूस हुआ कि बच्चा उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसने बच्चे के सिर पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ईशाना ने हल्की हलचल की। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में फुसफुसाई, अंश। दिव्यांश ने तुरंत उसकी ओर देखा। क्या? ईशाना की आंखें अब भी अधखुली थीं, लेकिन उसकी नज़र बच्चे पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसकी ओर इशारा किया और धीमे से कहा, मेरा अंश। दिव्यांश के मन में एक झटका सा लगा।
तो ये बच्चा ईशाना का है? उसने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन उससे पहले ही ईशाना फिर से बेहोश हो गई। अब दिव्यांश की आंखों में गहरी उलझन थी। ईशाना कह रही थी कि यह बच्चा उसका है, लेकिन क्या ये सच में उसका है? और अगर हाँ, तो इसका पिता कौन है? ये सवाल अब दिव्यांश के दिल में घर कर गया था। दिव्यांश ने गहरी सांस ली और डॉक्टर की ओर देखा। क्या ये जल्दी ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से बहुत गहरा आघात पहुंचा है। इन्हें पूरा आराम चाहिए। ठीक है, दिव्यांश ने धीरे से कहा और डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया। जब वो वापस लौटा तो देखा कि नौकर ने ईशाना को सोफे से उठाकर कमरे में लिटा दिया था। बच्चा अब भी सहमा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें झपकने लगी थीं, जैसे उसकी थकान अब उस पर हावी हो रही हो। दिव्यांश ने बच्चे को ध्यान से देखा। अंश, उसने मन ही मन दोहराया। यही नाम ईशाना ने लिया था। तो क्या ये बच्चा वाकई में उसका है? अगर हाँ, तो दिव्यांश को ये सोचकर अजीब महसूस हो रहा था कि पिछले 1 साल में ईशाना की जिंदगी में इतना कुछ बदल चुका था, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। दिव्यांश ने धीरे से अंश को अपनी गोद में लिया और उसे हिलाया। अब सो जाओ, तुम सुरक्षित हो। अंश ने अपनी छोटी छोटी हथेलियों से दिव्यांश की शर्ट पकड़ ली और धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी। कुछ ही मिनटों में वह उसकी गोद में ही सो गया। दिव्यांश ने धीरे से बच्चे को बिस्तर पर लिटाया और उसे एक हल्का कंबल ओढ़ा दिया। फिर वो पलटकर ईशाना की ओर देखने लगा। उसका चेहरा अभी भी थका हुआ था, माथे पर हल्की चोट थी और होंठ सूख गए थे। तुम आखिर किन हालात से गुजरी हो, ईशाना? दिव्यांश ने उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहा। वो कुर्सी खींचकर बिस्तर के पास बैठ गया। उसके अंदर सवालों का एक तूफान उमड़ रहा था। 1 साल पहले तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर अचानक ये बच्चा। ये लोग इसे क्यों मारना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, इसका पिता कौन है? लेकिन इन सवालों के जवाब उसे अभी नहीं मिलने वाले थे। उसने एक नज़र ईशाना और अंश पर डाली और गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया। सुबह होने दो, फिर देखते हैं सच्चाई क्या है। फ्लैशबैक स्टार्ट। शूटिंग लगभग खत्म होने वाली थी। बस 1-2 सीन और बाकी थे और फिर फिल्म पूरी हो जाती। आज का सीन ईशाना का था। आमतौर पर उसे पहले ही हर सीन के बारे में जानकारी दे दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आज का सीन बलविंदर ने आखिरी वक्त पर बदल दिया था। इस बदलाव के बारे में सिर्फ डायरेक्टर को पता था, लेकिन ईशाना को नहीं। दूसरी ओर दिव्यांश अपने चेंजिंग रूम में बैठा था। आज उसका कोई सीन नहीं था, इसलिए वो आराम से स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। स्टूडियो में हलचल थी, लेकिन वो इससे बेफिक्र था। तभी कट कट, ये क्या कर रहे हो? डायरेक्टर की तेज आवाज गूंजी। दिव्यांश ने चौंक कर सिर उठाया। बाहर कुछ गड़बड़ हो रही थी। उसने स्क्रिप्ट टेबल पर रखी और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। शूटिंग सेट पर सबकी नजरें ईशाना पर थीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। ये सीन स्क्रिप्ट में नहीं था। उसने बलविंदर की तरफ गुस्से से देखा। तुमने सीन क्यों बदला? बलविंदर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही ठंडापन था। सीन थोड़ा इंटेंस बना दिया है, और कुछ नहीं, बिना मुझे बताए। ईशाना की आवाज सख्त हो गई। तुम बस परफॉर्म करो, ईशाना, ये तुम्हारा काम है, बलविंदर ने ठंडे लहजे में कहा। दिव्यांश का दखल। दिव्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्या हुआ? उसने डायरेक्टर से पूछा। डायरेक्टर कुछ बोलने ही वाला था कि ईशाना गुस्से में वहां से चली गई। रुको, बलविंदर ने कहा, लेकिन ईशाना बिना रुके बाहर निकल गई। अब दिव्यांश को यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने बलविंदर को घूरकर देखा। क्या चल रहा है यहाँ? बलविंदर ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस एक रोमांटिक सीन था, थोड़ा ज्यादा इंटेंस बना दिया और मैडम को पसंद नहीं आया। दिव्यांश की भौहें सिकुड़ गईं। बिना उसे बताए, बलविंदर ने लापरवाही से कहा, एक्ट्रेस को हर छोटे बड़े बदलाव पर सवाल करने की जरूरत नहीं होती। दिव्यांश ने गहरी सांस ली। अब वो समझ गया था, ईशाना नखरे नहीं दिखा रही, मामला कुछ और है। उसका मन बेचैन हो गया। ईशाना गुस्से और बेबसी के मिले जुले भाव के साथ स्टूडियो से बाहर निकल आई। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल में घबराहट थी। वो अभी सोच ही रही थी कि अब क्या करे, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बलविंदर कॉलिंग चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव की। हेलो, उसकी आवाज सख्त थी। दूसरी तरफ से बलविंदर की ठंडी और व्यंग्य भरी आवाज आई। ईशाना, अगर तुमने वो सीन नहीं किया
तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे पैसे देने होंगे। क्या है तुम्हारे पास इतने पैसे? ईशाना का दिल जोर से धड़क उठा। क्या? उसने घबराकर पूछा। हाँ, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर तुमने कोई सीन करने से मना किया तो तुम्हें भारी भरकम पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो बोलो, है तुम्हारे पास इतने पैसे? ईशाना ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। ये सब तुमने जानबूझकर किया, है ना? बलविंदर हंस पड़ा। बिल्कुल। और अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो चुपचाप शूटिंग के लिए वापस आ जाओ या फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेनल्टी दो। ईशाना के कदम रुक गए। उसने इधर उधर देखा। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। मैं क्या करूं? उसके पास सच में पैसे नहीं थे और इस हालात में अगर उसने ये सीन किया तो। उसके दिल में घबराहट बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ दिव्यांश दरवाजे पर खड़ा था। उसने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में एक अलग ही ठंडक थी, जैसे वो अब बलविंदर की असली चाल समझ चुका था। शूटिंग शुरू होती है। सेट पर चारों तरफ कैमरे सेट थे, लाइटिंग ठीक की जा रही थी और डायरेक्टर अपनी जगह पर बैठ चुका था। सभी क्रू मेंबर्स अपने अपने काम में लगे हुए थे। ईशाना भारी कदमों से सेट की तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे इस सीन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बलविंदर की धमकी उसे मजबूर कर रही थी। वो जानती थी कि यह सही नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। डायरेक्टर ने माइक से कहा, सीन 47, टेक 1, एक्शन। कमरे में अंधेरा था। ईशाना घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तभी दरवाजा खुला। कुछ परछाइयां कमरे के अंदर दाखिल हुई। 4-5 लड़कों का एक झुंड था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। तुम्हें यहाँ अकेले देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, एक लड़के ने कहा। उसकी आवाज में गंदी हंसी थी। ईशाना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके कदम खुद ब खुद पीछे जाने लगे। ये सीन में नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन लड़के अब और पास आ चुके थे। सीन तो यही है बेबी, अब इसे अच्छे से निभाओ, एक और लड़के ने कहा और उसके करीब आने लगा। ईशाना ने डर से कदम पीछे किए। उसकी पीठ ठंडी दीवार से टकरा गई। रुको, दूर रहो, उसने घबराकर कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अचानक एक लड़के ने उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़ो मुझे, वो पूरी ताकत से चीखी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। लड़के धीरे धीरे उसे चारों ओर से घेरने लगे, लेकिन तभी कट, डायरेक्टर की आवाज गूंजी। लड़के तुरंत पीछे हट गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन ईशाना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, सांसें बेकाबू हो रही थीं। क्या क्या चल रहा था ये? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। डायरेक्टर और क्रू ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बलविंदर सेट पर आ गया। चेहरे पर वही शातिर मुस्कान थी। क्या हुआ ईशाना? उसने ठंडी आवाज में कहा। ये तो बस एक्टिंग थी ना? ईशाना के अंदर गुस्सा और डर दोनों उमड़ रहे थे। ये तुमने जानबूझकर किया, उसने लगभग चीखते हुए कहा। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये सीन ऐसा होगा? बलविंदर ने कंधे उचका दिए। अगर पहले बता देता तो तुम मना कर देती, है ना? वो आगे बढ़ा और फुसफुसाया, डरो मत, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ईशाना ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ क्रूरता और घिनौना मजाक था। अब तुम समझ रही हो कि इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? ईशाना का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने गले में कुछ अटकते हुए महसूस किया। अब मैं क्या करूं? सेट पर अचानक सन्नाटा छा गया। ईशाना फर्श पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान कसकर ढक लिए और जोर से चिल्लाई, दूर रहो मुझसे, कोई पास नहीं आएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। लड़के, जो अभी तक सीन में थे, असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। डायरेक्टर और क्रू भी हक्के बक्के रह गए। बलविंदर, जो पास खड़ा था, उसकी भौहें तन गईं। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ईशाना इस तरह रिएक्ट करेगी। ईशाना, ये क्या कर रही हो? डायरेक्टर ने खड़े होकर कहा। सीन का हिस्सा था ये सीन नहीं था, ईशाना कांपती आवाज में बोली। तुमने मेरी मर्जी के बिना इसे बदल दिया। वो धीरे धीरे उठी, लेकिन अब भी उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब गुस्सा भी झलक रहा था। मैं ये सब नहीं कर सकती, बलविंदर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। ओह, तो अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? वो धीरे धीरे उसके करीब आया और फुसफुसाया, अगर तुमने ये सीन नहीं किया तो समझ लो तुम्हारा करियर खत्म।
ईशाना ने एक झटके से पीछे हटते हुए उसे घूरा। अगर करियर बनाने के लिए मुझे अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़े तो मुझे ऐसा करियर नहीं चाहिए। सेट पर मौजूद बाकी लोगों ने भी अब सरगोशियां शुरू कर दी। बलविंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, उसने गुस्से से कहा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने ये सीन करने से मना किया तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे मोटा हर्जाना देना होगा। ईशाना की सांसें तेज हो गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सके। उसने चारों तरफ देखा, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी कट, शूटिंग बंद करो, एक भारी आवाज गूंजी। दिव्यांश, वो तेजी से सेट पर आता दिखा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं। ये सब क्या हो रहा है? उसने सीधे बलविंदर की तरफ देखते हुए कहा। बलविंदर ने जब दिव्यांश को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। दिव्यांश, ये फिल्म की डिमांड है, तुम दखल मत दो। लेकिन दिव्यांश अब उसकी एक भी सुनने के मूड में नहीं था। उसकी नजरें सीधे ईशाना पर गई, जो सहमी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो कितनी डरी हुई थी। ईशाना, क्या तुम ये सीन करना चाहती हो? दिव्यांश ने सीधे उससे पूछा। ईशाना ने झिझकते हुए सिर हिला दिया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। दिव्यांश ने घूरकर बलविंदर को देखा। तो फिर ये सीन नहीं होगा, उसने सख्त लहजे में कहा। और अगर किसी ने जबरदस्ती की तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। बलविंदर गुस्से से तिलमिला गया। तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले? उसने तड़प कर कहा। दिव्यांश एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आंखों में कड़क तेवर थे। मैं वो इंसान हूं जो इस फिल्म में इन्वेस्ट कर रहा है। सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। और मेरी फिल्म में किसी भी लड़की की मर्जी के खिलाफ कोई सीन शूट नहीं होगा। सेट पर अब पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। बलविंदर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो जानता था कि दिव्यांश से टकराने का मतलब था प्रोजेक्ट का डूबना। ईशाना ने पहली बार दिव्यांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता नहीं थी, बल्कि सुरक्षा और भरोसा था। लेकिन क्या ये मामला यहीं खत्म होगा, या बलविंदर कुछ और करने की कोशिश करेगा? टू बी कंटिन्यू।